हाय गाइस, अभी जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस करे थे। इस सेशन में बेटा मैं करूँगा, एक पार्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी है जिसमें आपको आपके मॉड्यूल में भी है, ऐसे मॉड्यूल में भी है, जिसका नाम है एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है बेटा, एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी का बेसिकली इससे बढ़ने से पहले हम लोग कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन इसका ले लेते हैं। जो कुछ सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो हम लोग को जानना होता है। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट होता है बेटा ए इंटरसेक्शन बी, फिर आपका आता है बेटा ए यूनियन बी, फिर आपका आता है बेटा ए माइनस बी। ये तीन बेसिकली हम लोगों ने ना पढ़ रखा है सेट थ्योरी में। सेट थ्योरी में हम लोगों ने ये तीनों पढ़ रखा है। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले ना ए इंटरसेक्शन बी का मतलब प्रोबेबिलिटी में क्या होगा, ए यूनियन बी का मतलब क्या होगा, और ए माइनस बी का मतलब। बेटा ए इंटरसेक्शन बी का मतलब, ए मतलब देखो ये अकर करेगा तभी ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी अकर्स if and only if A and B both occur, A and B both occur। ठीक है, मतलब अगर इसकी बात की जाए तो हम लोग इसको बेटा साइमल्टेनियस अकरेंस कह सकते हैं। साइमल्टेनियस कहें या सिमुल्टेनियस कहें, अकरेंस, साइमल्टेनियस अकरेंस कह सकते हैं ना बेटा। साइमल्टेनियस अकरेंस, इसको हम लोग साइमल्टेनियस अकरेंस भी कह सकते हैं, है ना। ए यूनियन बी का मतलब बेटा क्या होगा, ए यूनियन बी का मतलब क्या, देखो अगर ए इंटरसेक्शन बी रहेगा कहीं कहीं आपको सीधा ए बी भी लिखा हुआ रहेगा, ध्यान रखना आप, ए बी। और अगर ए यूनियन बी रहेगा तो आपका ए प्लस बी भी लिखा हुआ रह सकता है। इसमें कोई आपको परेशान मत होना कि हाँ ये क्यों लिखा हुआ है। बेटा ए प्लस बी और ए यूनियन बी दोनों प्रोबेबिलिटी में सेम, ए इंटरसेक्शन बी और ए बी भी दोनों प्रोबेबिलिटी में सेम। अब देखो ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, ये तभी अगर करता है, मतलब ए यूनियन बी अकर्स इफ एंड ओनली इफ, या यूं कहे कि ये इंप्लाइज एंड इज इंप्लाइड बाई, इफ एंड ओनली इफ का ये भी साइन होता है, इंप्लाइज एंड इज इंप्लाइड बाई एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी अकर्स, एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी अकर्स। क्लियर, ठीक है। चलिए अब बेटा बात करते हैं ए माइनस बी का। देखो ए माइनस बी थ्योरी में याद करो कि ए माइनस बी का जो डिफिनेशन था उसमें बी नहीं होता था, बी नहीं होता, तो यहां भी वही केस होगा। यहां भी क्या होगा बेटा, ए माइनस बी अकर्स, अकर्स इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ ए अकर्स एंड बी डज नॉट। ठीक है, डज नॉट मतलब बेटा अगर हम इसको ऐसे लिख दें तो भी क्या हमारा कुछ गड़बड़ होगा बेटा। ए माइनस बी इजकल टू ए इंटरसेक्शन बी डैश, अगर बात करें तो ये आपका बी डैश हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी डैश हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर। और बेटा ये ए माइनस बी का अगर आया तो बेटा इसी तरह से अगर हम बी माइनस ए की बात करें तब कितना हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन ए डैश हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन ए डैश, ये देखिए बी इंटरसेक्शन ए डैश। ठीक, ये दो चीज, ये बेटा बेसिक्स स्ट्रक्चर है। अब एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है क्या, वो आपका एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो आता है आपके पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का। अभी क्या आता है बेटा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या डिसजॉइंट इवेंट भी उसको हम लोग कहते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, या इसको यूं कहें डिसजॉइंट इवेंट भी कहते हैं, डिसजॉइंट इवेंट, डिसजॉइंट इवेंट भी इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या डिसजॉइंट इवेंट। बेटा डिसजॉइंट सेट का डिफिनेशन क्या था हमारा सेट थ्योरी में, अगर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 होता था तभी ना हम लोग कहते थे कि ये डिसजॉइंट सेट है भाई, है ना। और ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू 5 रहता था तो हम लोग क्या कहते थे कि इट इज इंटरसेक्टिंग सेट, है ना। तो देखो बेटा, टू और मोर इवेंट्स, टू
or more events are said to be mutually exclusive. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। इफ नो ऑफ टू, कोई मतलब दोनों एक साथ अग्रेंस्ट दोनों का नहीं, जैसे क्वाइंस की बात अगर करें तो दोनों हेड और टेल दोनों एक साथ अगर नहीं करेगा, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। इफ नो टू ऑफ देम अकर्स टुगेदर, मतलब एक साथ दोनों का अकरेंस नहीं होगा, ठीक है। अब बेटा एक बात बताओ, जैसे जो हम लोगों ने ये बात किया था, इसकी बात करी हमने कि ये डिसजॉइंट कहलाता था, तो बेटा अगर हम इसकी बात करें, मान लेते हैं कि A1 A2 AN, ये मान लिया मैंने कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ठीक। तो ये बेटा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होगा, हम मान लेते हैं कि AI इंटरसेक्शन AJ इज इक्वल टू 5, है ना, ये सबका इंटरसेक्शन जो 5, अब वो किसके लिए बेटा, I इज नॉट इक्वल टू J के लिए, I इज नॉट इक्वल टू J। जैसे एग्जाम्पल में मैंने वही बोला आपसे, एग्जाम्पल में तो मैंने आपको बोला, डायरेक्ट बोला एग्जाम्पल में, क्वाइंस का सबसे अच्छा एग्जाम्पल बेटा प्रोबेबिलिटी में जो है ना, वो क्वाइंस का एग्जाम्पल सबसे बेस्ट होता है, सब मैं मानता हूं द बेस्ट एग्जाम्पल इज एग्जाम्पल ऑफ क्वाइन एंड डाइस, ठीक है। क्वाइंस की बात करें कि अकरेंस ऑफ हेड और टेल, अकरेंस ऑफ हेड एंड टेल, हेड एंड टेल, ठीक है, अकरेंस ऑफ अ हेड एंड टेल आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर हेड आएगा बेटा टेल तो आ नहीं सकता है, ठीक है। हाँ, अब आप अगर बात करें दो क्वाइन को अगर एक साथ उछालते हैं तो किसी में हेड किसी में, बट यहां बात बेटा हम लोग करेंगे एक हेड एंड टेल की, है ना, एक हेड एंड टेल्स की, एक हेड एंड टेल, ठीक है, एक हेड एंड टेल का, ठीक है, कि अगर एक हेड और टेल अगर एक क्वाइन के हम उछाल रहे हैं, अगर टॉस कर रहे हैं, तो बेटा या तो हेड आएगा या हमारा टेल आएगा। इज दैट क्लियर, ठीक है। अब बेटा एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सबको समझ में आ गया होगा होप, ठीक है। अब इसके बाद एक पार्ट आता है बेटा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रखता है, वो है आपका इंडिपेंडेंट, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट, मैं इसे बेसिकली म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स ही कहता हूं, या नहीं तो आप कह सकते हैं सिंपल इंडिपेंडेंट इवेंट्स भी कह सकते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है, या इंडिपेंडेंट आप सिंपल कह सकते हैं, या सिंपल इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट। अब आप पूछेंगे सर ये क्या होता है ना, ये क्या होता है, मतलब जैसे देखो मान लीजिए दो कॉइन्स हम उछाल रहे हैं, सपोज दैट मैंने दो कॉइन लिया, ठीक है, दो कॉइन्स मैंने उछाला, तो दो कॉइन्स में एक में हेड आ रहा है दूसरे में टेल आ रहा है, उससे एक दूसरे को क्या लेना देना है, कोई लेना देना नहीं है, मतलब तो उसका डिफिनेशन को अगर लेंगे तो टू और मोर इवेंट्स, टू और मोर इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, आर इंडिपेंडेंट या म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, आर म्यूचुअली independent, mutually independent if occurrence and non-occurrence, if occurrence and non-occurrence, if occurrence and non-occurrence of any of them, of any of them does not affect the, does not affect the probability of occurrence, probability of occurrence, ability of occurrence or non-occurrence of, or non-occurrence
अदर इवेंट्स, ऑफ अदर इवेंट्स। ठीक है, अब देखो बेटा, मतलब एक अगर लैंग्वेज की हम लोग बात करें, एक और लैंग्वेज की, सर ये तो थोड़ा सा टिपिकल टाइप का लैंग्वेज लग रहा है, तो बेटा अगर एक और लैंग्वेज की बात करें तो इंडिपेंडेंट कब कहेंगे? इंडिपेंडेंट कब कहेंगे? अक्रेंस या नन अक्रेंस, ठीक, एक दूसरे पे को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा। अक्रेंस या नन अक्रेंस एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है। जिसका एक नॉर्मल एग्जांपल मैंने आपसे दिया, एक या तो यूं कहो कि एक ही कॉइन को 2 बार टॉस किए, ठीक, एक ही कॉइन को टॉस किए, ठीक। अब देखो, जो फर्स्ट एक बार फर्स्ट टाइम में कॉइन को जो टॉस करेंगे उसमें जो आएगा मेरा, उसमें जो रिजल्टेंट मेरा आएगा, और सेकंड में जो आएगा, वो दोनों जो है ना वो इंडिपेंडेंट इवेंट है, वो दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ये दिस इज द बेस्ट एग्जांपल, मैं मानता हूं कि दिस इज द बेस्ट एग्जांपल। ठीक, अब देखो, अब कुछ नोट रख लेंगे हम लोग नॉलेज के लिए। इसमें तो बहुत टाइप के क्वेश्चन बेटा आएंगे, इसमें आपको कार्ड्स का भी आएगा, ठीक है, इसमें आपका बैग कंटेन सम रेड बॉल, सम ब्लैक बॉल, सम ग्रीन बॉल्स, इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है वो भी इसमें बनेगा। बट अभी वो सब तो क्वेश्चन सेशन के में हम लोग चलेंगे, वो क्वेश्चन सेशन भी हमारा होगा। बट सबसे पहले, इससे पहले हम लोग निकलना चाहेंगे बेटा, एक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो इस पार्ट में आते हैं, वो हम लोग चलेंगे, मतलब उसको हम नोट मान के चलेंगे। ठीक है, अब मैं बार बार बोलता हूं बेटा कि नोट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नोट, जो नोट होता है बेटा, वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो बेटा फर्स्ट नोट हमारा क्या है? फर्स्ट नोट है हमारा, देखो इंडिपेंडेंट इवेंट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, मतलब अगर हम लोग बात करें ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, यहां मान लेके चलो ना कि ये हम लोग लिख रहे हैं इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ये हम मान के चलो रेडी कि ये दोनों जो है मेरा इवेंट इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या होगा बेटा? ए एंड बी डैश, ध्यान रखिएगा, बी डैश आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इंडिपेंडेंट इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, सेकंड की अगर बात करें बेटा, सेकंड में अगर बात करें तो ए डैश और बी भी इंडिपेंडेंट होगा, ए डैश एंड बी भी जो है आपको इंडिपेंडेंट इवेंट्स ही होगा। ठीक है, ए डैश एंड बी के बाद अगर हम लोग बात करें तो दोनों ए डैश एंड बी डैश भी आपको इंडिपेंडेंट इवेंट होगा। देखो कुछ है ना, ये बेसिकली ना, ये सेट थ्योरी अगर अच्छे से क्लियर है आपका, तो ये आपका क्लियरली नॉर्मल है ये चीज़, बहुत अच्छे से। इसका मैं कुछ थ्योरम जो आपका इंपॉर्टेंट थ्योरम है वो प्रूफ करके भी समझा दूंगा यहाँ पे, क्योंकि और यही 3 रखो दिमाग में, ज़्यादा हम लोग को दिमाग में रखने की भी जरूरत नहीं है कि हाँ बहुत सारा चीज़ है, नहीं, हम लोग बहुत सारा चीज़ नहीं रखेंगे। ठीक है, अब देखो, अब आएंगे यहाँ पर ना, ये सब चीज़ जो होता है ना बेटा, ये जो है ना, ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है आपको, ये सारी चीज़ें हम लोग लेटर ऑन भी हम लोग देख सकते हैं फिलहाल, लेकिन अभी हम लोग का मेन एम कहाँ पे है? अभी हमारा मेन एम है बेटा एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, एडिशन थ्योरम प्रोबेबिलिटी का स्टेटमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर आएंगे बेटा एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग आ रहे हैं एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, एडिशन, इसको मैं प्रूफ भी कर दूंगा, एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो बेटा इसका स्टेटमेंट, इसको बेटा मैथमेटिक्स में स्टेटमेंट, इस साइन को डबल एस जो ऐसे मैंने लिखा ना, ये एस, ऐसे एस लिखा, ऐसे एस लिखा, इसको स्टेटमेंट करते हैं। इफ ए एंड बी, इफ ए एंड बी आर any two event in a sample spaces, if A and B are any two events in sample space S, in sample space S, ये मैंने दे दिया। ठीक है, देखो तो यहां पर क्या होगा, तो एटलीस्ट एक इवेंट का अकरेंस कैसे होगा, then the probability of occurrence, then the probability of occurrence, then the probability
of occurrence of at least one of the events A and B is given by P A union B is equal to PA plus PB minus PA intersection B. बेटा इट कैन बी जनरलाइज्ड टू। जनरलाइज का मतलब क्या होता है बेटा पता है? जनरलाइजेशन का मतलब कि आगे भी ये चलते जाएगा। हालांकि मैं एक जनरलाइजेशन बताऊंगा, थर्ड तक का बता दूंगा, थर्ड तक आपको मैं बता दूंगा जनरलाइजेशन, बट उससे ज़्यादा हम लोग उस पर भी डिस्कस नहीं करेंगे। 3 के बाद हम लोग कॉमनली डिस्कस नहीं करेंगे। वो जब वेस्ट थ्योरम हम लोग आएगा ना, तब हम लोग कंडीशनल और कंपाउंड प्रोबेबिलिटी और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जब पढ़ेंगे तो मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे दूंगा, ठीक है? इसमें अभी हम लोग को कुछ नहीं करना। बेटा एक बात देखो, इसका जो प्रूफ है, मैं प्रूफ इसलिए कर रहा हूँ ना कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए और कुछ नहीं। बेटा याद है आपको सेट थ्योरी में हम लोगों ने एक क्वेश्चन ये थ्योरम पढ़ा था, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये हमने थ्योरम पढ़ा था, है ना? अब इसका एक बात बताओ, इसका अगर फिगर की बात करें, इसकी अगर फिगर, सिर्फ इसकी फिगर की बात करें, अगर हम लोग इसकी फिगर की बात करें तो अब फिगर हमारा कैसा बनेगा? ये देखो तो, एक ये हमारा फिगर है सपोज, ठीक है? अब देखो तो बेटा ये ए इंटरसेक्शन बी है, ये ए और ये बी है अगर, तो ठीक, ये ए और बी है तो ये ए इंटरसेक्शन बी है। अगर सेट थ्योरी की भी हम लोग बात करें तो ठीक है, सेट थ्योरी की बात से हम लोग आराम से मतलब हो जाएगा। एक बात बताओ, अगर हम दोनों साइड में एन से डिवाइड करें, क्योंकि हम लोगों ने माना है कि यहाँ पे एस सैंपल स्पेस है हमारा, ठीक है? अगर हम दोनों में एन से डिवाइड कर दें तो हम इसको तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना बेटा, अपॉन एन एस। बेटा एक बात बताओ, PE इज इक्वल टू NE अपॉन NS, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, प्रोबेबिलिटी की डिफिनीशन ही यही है। तो NE ये A इंटरसेक्शन B भी एक इवेंट है और NS सैंपल स्पेस है, तो बेटा ये PA यूनियन B हो जाएगा। बेटा ये PA यूनियन B होगा तो ये बेटा PA होगा, ये बेटा PB होगा, ये बेटा माइनस PA इंटरसेक्शन B होगा। बेटा प्रूफ हो गया, यही ना था, यही ना प्रूफ करना था बिट्टू, यही ना, छोटा सा चीज था हमारा, ये प्रूफ्ड, ठीक। अब बेटा कभी कभी बात क्या करता है, देखो एक चीज याद रखना, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक नोट होगा। ये नोट क्या है? नोट है इफ A एंड B आर इंडिपेंडेंट या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इंडिपेंडेंट नहीं, A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो बेटा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के केस में क्या होगा बेटा? एक्सक्लूसिव। तो इस केस में बेटा A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू तो 5 हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5, मतलब P A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 0। मतलब बेटा यहां से एक केस क्या आया, P A यूनियन B इज इक्वल टू PA प्लस PB, PA प्लस PB। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का केस है, ठीक है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इज दैट क्लियर? फर्स्ट पार्ट हो गया। ये मैंने कहा ये फर्स्ट नोट है हमारा। सेकंड नोट क्या होगा? ये सेकंड देखो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जनरल केस अगर बात करेंगे, अगर अपन जनरल केस की बात कर रहे हैं तो PA यूनियन B इज इक्वल टू PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B, जो कि हमारा सेट थ्योरी के फॉर्मूला, जो सेट थ्योरी का फॉर्मूला था NA यूनियन B इज इक्वल टू NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B से आया था, उससे हम लोगों ने इसको एक्सट्रैक्ट किया, ठीक है? अब बेटा अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का केस होगा तो A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5 होता है म्यूचुअल एक्सक्लूसिव में। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अगर होगा दो सेट तो वो उसका इंटरसेक्शन जो होता है वो 5 होता है, नल सेट होता है। तो अगर नल सेट की बात करें तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो ऑब्वियसली 0 होगी। अगर प्रोबेबिलिटी 0 होगी तो बेटा प्रोबेबिलिटी 0 होगी तो यहाँ पर अगर फिल करेंगे इसको, इस जगह पे अगर फिल हम करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा बेटा? वो हो जाएगा 0। तो PA यूनियन B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? PA प्लस PB। इज दैट क्लियर?
इज दैट क्लियर? ठीक है, सबका होप कि क्लियर हो गया होगा। अब जैसे देखिए, अब सेकंड पार्ट इसका, नोट का सेकंड पार्ट हम लोग बात करते हैं। नोट का हम लोग अगर सेकंड पार्ट बात करें तो नोट का सेकंड पार्ट हमारा क्या है? ठीक है, देखो नोट का म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो हम सॉरी अब जैसे वन इज सॉरी वन इज इक्वल टू पी एस, दैट इज इक्वल टू पी ए यूनियन ए डैश, पी ए यूनियन ए डैश, मतलब बेटा पी ए प्लस पी ए डैश। क्यों? सिंस ए इंटरसेक्शन ए डैश इज इक्वल टू 5, ए इंटरसेक्शन ए डैश इज इक्वल टू 5, मतलब इसका मतलब बेटा पी ए इज इक्वल टू 1 माइनस पी ए डैश, या पी ए डैश इज इक्वल टू 1 माइनस पी ए। बेटा ये आपका ना क्वेश्चन बनाने के क्रम में बहुत काम आने वाला है, बहुत ज़्यादा ये काम आएगा। इसको मैं मार्क कर रहा हूँ इम्पोर्टेंट में, ये मेरा इम्पोर्टेंट मार्क होगा। ठीक है, जब क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे तब। अब देखो मैंने आपसे क्या बोला था बेटा कि एक थ्योरम हम लोग ट्रिपल वाला जो एडिशन थ्योरम है, जैसे 2 का है तो उसका हम लोग प्रूफ नहीं करेंगे, परेशान मत हो, उसका हम लोग प्रूफ नहीं करेंगे, लेकिन उसका हम लोग जानकारी रख लेते हैं 3 वाला थ्योरम। अगर थ्योरम की बात करी जाए, वो थ्योरम क्या है? इफ ए बी सी आर, इफ ए बी एंड सी, if A, B and C are any 3 events, are any 3 events, any 3 events, are any 3 events, ठीक, और वो सैंपल स्पेस हमारा ऐसी होगा, इन सैंपल स्पेस एस, इन सैंपल स्पेस एस, ठीक, देन क्या होगा? मतलब हमारे पास आने वाला है बेटा पी ए यूनियन बी यूनियन सी का, यहां भी बेटा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आएगा, वो भी ध्यान रखना है, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। ठीक, इसका भी प्रूफ था बेटा, लेकिन इसका हम लोग प्रूफ नहीं करेंगे। पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन सी और प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक, क्लियर? अब बेटा एक बात बता देता हूं, जब इफ ए बी एंड सी, नोट में यहां भी इफ, नोट में रख लो, नोट में रख लो, इफ ए बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अगेन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, देन बेटा क्या हो जाएगा? सारा तो ये 5 हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, सब 5 हो जाएगा। उस केस में बेटा क्या होगा? पी ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। और ये भी बेटा आपका बहुत काम आएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये भी मैं आपको इसको सॉरी ठीक है, चलिए थोड़ी सर्दी हो गई बेटा इसलिए, ठीक है। अब देखो यहां तक जो है ना, यहां मतलब ये पूरा थियोरेटिकल कंसेप्ट है हमारा ये, कि ये हमारा कितना होता है। देखो इसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग बनाते हैं और बहुत सारा इसका वर्किंग रूल भी है, ठीक है, लेकिन वर्किंग रूल से हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। देखो एक चीज याद रखना, वर्किंग रूल वही होता है जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं, ठीक है, जो हम लोग पढ़ते हैं वही वर्किंग रूल होता है। तो हम लोग वर्किंग रूल पर बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे अभी। अब देखिए एक दो क्वेश्चन मैं कर देता हूँ इसमें, और एक दो क्वेश्चन के बाद ना जो हम लोग क्वेश्चन होगा वो हम लोग क्वेश्चन सेशन में करेंगे, बट अभी जानना एक जरूरी है। एक क्वेश्चन है हमारा, पी ए इज इक्वल टू सपोज दैट 2/3 है, ठीक है, पी बी, और इस टाइप का बेटा चांसेस होते हैं एग्जाम में आने के ज़्यादा। हाँ थोड़ा सा टिपिकल लेवल इससे पढ़ाएगा, हालांकि ऐसा नहीं देगा कि इतना आसान दे देगा, ठीक है, लेकिन आपको इस लेवल का क्वेश्चन आ सकता है। पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 14/45, ठीक है, तो बेटा पी ए यूनियन बी निकालना है। ए यूनियन बी इज इक्वल टू व्हाट? एंड पी ए डैश यूनियन बी डैश इज इक्वल टू, ये दो क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन मैंने दो क्वेश्चन को मिक्स कर दिया, ठीक बेटा।
पी ए यूनियन बी तो हमारा सिंपल निकल जाएगा, पी ए यूनियन बी तो हमारा सिंपल निकल जाएगा कितना, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, निकल जाएगा ना बेटा। कितना हो जाएगा 2/3 प्लस 4/9 प्लस 14/45। तो बेटा इसका एलसीएम कितना होगा 45, 15 30 20 प्लस 14 64/45, 64 ना कितना है 14, ये माइनस है ना, ओके सॉरी it was minus, so we will do this as minus sign, minus, no this one is not equal to 64/45 but it will be 36/45, 3 12 3 15 3 4 5 means 4/5, 4/5 4/5 ये आपका बेटा आएगा, क्या आएगा ये आपका आएगा पी ए यूनियन बी। बट बेटा पी ए यूनियन बी तो हम लोगों ने निकाल लिया, पी ए यूनियन बी तो हमारा निकल गया, बट व्हाट अबाउट पी ए डैश यूनियन पी, सॉरी पी ए डैश यूनियन बी डैश, उसका क्या करेंगे बेटा। तो बिट्टू पी ए डैश यूनियन बी डैश इज इक्वल टू पी ए यूनियन बी का होल डैश, ये हो जाएगा ऐसा, पी ए यूनियन बी का होल डैश दैट इज इक्वल टू 1 माइनस पी ए यूनियन बी। याद करो बेटा पी ए डैश इज इक्वल टू 1 माइनस पी ए, तो बेटा ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 4/5 दैट्स इक्वल टू 1/5, सिंपल, दिस इज द आंसर। इज दैट क्लियर? होप आपको बेसिक स्ट्रक्चर एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बेटा इसके क्वेश्चंस भी करेंगे बट आफ्टर थ्योरेटिकल कंसेप्ट हम लोग आएंगे तो हम लोग एक एज ए रिवीजन टाइप भी हो जाएगा कि हम उसमें डिस्कस कर लेंगे कि हाँ ये था ये हमारा एडिशन थ्योरम का है। इसके बाद हम लोग बेटा हम लोग आएंगे, जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी वो हमारी क्वेश्चन सेशन की नहीं होगी, इनफैक्ट वो हमारी होगी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की। वो मैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का या कंपाउंड, जिसको कंपाउंड एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंपाउंड एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी देख लेंगे। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सेशन आएंगे और उसके बाद तो फिर हम लोग मॉड्यूल सेशन आएंगे, ठीक है। अब देन वी विल गो फॉर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। पहले हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, फिर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, देन वी विल गो फॉर बेस थ्योरम, तब उसके बाद बेस थ्योरम। क्योंकि ये दोनों अगर क्लियर हो जाता है ना तो बेस थ्योरम समझने में बहुत आसानी होती है। तो बेस थ्योरम मैं ट्रेडिशनल तरीके से नहीं लेकर चलूंगा कि प्रोबेबिलिटी जब पढ़ा रहा हूं तो भाई बेस थ्योरम भी पढ़ा दूं, नहीं, या कंडीशनल पढ़ा दिया, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ा दिया तो बेस थ्योरम भी पढ़ा दो, नहीं, मैं वैसे नहीं पढ़ाऊंगा। मैं पढ़ाऊंगा आपको, यहाँ पर आएगा बाइनोमियल आएगा और बेस थ्योरम का अलग एक क्लास ही हो जाएगा, बेस थ्योरम का हमारा वो अलग तरीका, ठीक है। चलो बेटा मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड कंपाउंड प्रोबेबिलिटी, ठीक है।